how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to today's session जहां पर मैं आपको देने वाली हूँ handwritten notes of the chapter resource and development. ठीक है, इन handwritten notes से आप क्या क्या कर सकते हो. अगर आपका एग्जाम आ रहा है, जो आ ही रहा है, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो. अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता और आप चाहते हो कि कोई आपको एक जगह है ना, आप वन शॉट वीडियो देखो और उसके बाद कहीं से आपको ऐसे नोट्स मिल जाए कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको, जल्दी जल्दी याद कर सको, तो ये नोट्स आपके काम आएंगे. अगर आप चाहते हो कि यार कोई मुझे एमसीक्यूज दे दे प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन नोट्स को पढ़ के हम आपको एमसीक्यूज भी दे रहे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ये हम सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स के लिए इस चैनल पे लाने वाले हैं. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप उसको दबाइए और आप ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. यू डू नॉट वांट टू मिस दीज गाइस. वीडियो को एंड तक देखो, जल्दी से मैं रिवाइज भी करा दूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप इसको आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी हम लोगों ने खोला है अपने क्लास 10 बच्चों के लिए, जहां पर आपको सीबीएसई की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो आपकी ये नोट्स है, पीडीएफ्स हैं, या आराम से डाउनलोड कर सकते हो. तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. किस बात का इंतजार है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलो शुरू करते हैं. चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. पहला है व्हाट आर रिसोर्सेज. कुछ भी दुनिया में, संसार में जो ह्यूमन बींग्स की नीड को पूरा करता है, जो इकोनॉमिकली फीजिबल है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स, संसाधन. अब जब संसाधन ना ऐसे ही नहीं बनते, ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर मार्केट्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उसको बेचते हैं. तो इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी और नेचर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बनाने के लिए. ठीक है, इसको याद रखना ना. रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स हैं, टेक्निकली सिलेबस के बाहर है, पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या टाइप्स है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसमें जीवन है या नहीं. वी हैव बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्या वो एग्जॉस्ट होते हैं या नहीं. यू हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. On the basis of ownership, individual, community, national and international. बस पढ़ लो. On the basis of status of development, कितने developed है वो resources. You have potential, developed, stock and reserve resources. ठीक है, तो आपको ये आएगा नहीं एग्जाम में वैसे, लेकिन एज आई टोल्ड यू, कभी कभी सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है कि कुछ बेसिक चीज आपको पता हो. तो एटलीस्ट पहली दो जो है बेसिक्स की, बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है, जैसा आप, मैं, एनिमल्स. वी आर नेचुरल रिसोर्सेज हु हैव लाइफ. एंड एबायोटिक हो गया आपका मिनरल्स, रॉक्स, वाटर एक्सेट्रा. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं होते, जो खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम वगैरह. ठीक है, तो ये दोनों मेजर आपको याद रखने की जरूरत है. ऑलराइट, फिर हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे. अब हमको पता है कि हम लोग आजकल रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता. हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसी तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते रहे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. रिसोर्सेज ज्यादातर ग्रीडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ना, फ्यू हैंड्स, जो दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स. इसे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह. तो इसीलिए जरूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जहां डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट हो रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. इसके लिए एफर्ट्स, इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लिए गए, जैसे रियो डी जेनेरियो जो 1992 में हुआ था, जहां 100 हेड ऑफ स्टेट्स मिले थे. वहां पर सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई. एजेंडा 21 जो है साइन हुआ, वेयर द आइडिया वाज कि हम 2021 तक कॉम्बैट करेंगे एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी. आज हम 2025 में है बाय द वे. ठीक है, किताब वो ना अपडेट नहीं हुई है. चलो अगला है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो आप जानते हो कि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन कर पाए. रिसोर्सेज देश में लिमिटेड है. कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है हमारे देश का जो संसाधन के तरफ से सेल्फ सफिशिएंट हो. इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू रिसोर्स प्लानिंग. फॉर एग्जांपल, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पानी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. राजस्थान की बात करें तो सोलर एनर्जी है लेकिन पानी नहीं है. झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स है. तो इस तरीके से नॉट every state, no state in the country is self-sufficient. That is why it is important कि हम resource को plan करें, उनको judiciously utilize करें.
ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप्स है। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, पता करना कि देश में कहां है रिसोर्सेज, मैप करना, सर्वे करना। दूसरा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, है ना, देख के कि हमारे पास क्या स्किल है, क्या इंस्टीट्यूशंस है और क्या टेक्नोलॉजी है। और तीसरा, उसको मैच करना विद द नेशनल डेवलपमेंटल प्लान। ऑलराइट, अगला हम आते हैं लैंड रिसोर्सेज पे। जस्ट अ सेकेंड। तो लैंड रिसोर्सेज में आते हैं तो देखो, लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग योर लैंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लैंड को फॉरेस्ट की तरह यूज किया जाता है। कुछ लैंड कल्टीवेशन में नहीं होता, वो बैरन होता है, या उसमें आप बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री खड़ा कर देते हो, है ना। कुछ परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड होते हैं जिसपे गाय भैंस चरते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, जो आपके ट्री जहां ग्रो होते हैं, जंगली पेड़ वेड़ ग्रो होते हैं। अच्छा, इसमें ये 3 मेजर पॉइंट्स है जिसपे क्वेश्चन आता है। What is that land called which is left uncultivated for less than 1 year? अगर 1 साल से कम के लिए अगर आपने लैंड को खाली छोड़ दिया है तो इट इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। अगर 1 से 5 साल के बीच के लिए आपने लैंड को खाली छोड़ दिया है तो उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। और अगर 5 साल से ज्यादा के लिए लैंड खाली है, उसमें कल्टीवेशन नहीं हुई है, तो उसको वेस्ट लैंड बोलते हैं, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, राइट। 2 पॉइंट्स और है, नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया। ठीक है, नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि ओवरऑल कितना लैंड जो है देश का एग्रीकल्चर के अंदर है। तो 80% नेट सोन एरिया है, 50% नेट सोन एरिया है। पर आपको पता है कि बहुत जमीनें ऐसी है हमारे देश में कि क्योंकि वहां बारिश अच्छी होती है, वहां लैंड काफी फर्टाइल है, तो क्रॉप्स को साल में 1 से ज्यादा बार ग्रो किया जाता है। तो टेक्निकली उसको 1 से ज्यादा बार काउंट करा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। तो उसको जब हम ऐड करते हैं, जिस उस लैंड को जो 1 से ज्यादा बार जहां क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ऑलराइट, अगला है लैंड यूज पैटर्न। नाउ किस तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन 2 फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल मतलब नेचुरल फैक्टर्स, लैंड फर्टाइल है तो उसमें एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग करेंगे अगर उसमें माइंस होंगे, है ना। लेकिन ह्यूमन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लैंड में एक कल्चरल हेरिटेज होती है कि भाई यहाँ तो अयोध्या ही बनेगा चाहे कितने भी माइंस हो उसके अंदर, है ना। या फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फर्टाइल लैंड पे भी हम लोग घर खड़े कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि देखा जाए तो हमारे यहाँ नेट सोन एरिया जो है वेरी करता है। काफी ज्यादा नेट सोन एरिया पंजाब हरियाणा एरिया में है ना। यहाँ सबसे ज्यादा देश का जो है गेहूं उगता है, इसलिए ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है इनको। बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कम उगता है। वैसे फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ बड़ा है, लेकिन अभी भी 33% नहीं हुआ है जो होना चाहिए। जो हमारा ग्रेजिंग लैंड है वो कम हुआ है, क्योंकि ज्यादातर ये जो लैंड है इसको यूटिलाइज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, राइट। अब हम आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन पैटर्न्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड जो है खराब हो रही है। तो इसके क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं, पहला हम इंश्योर कर सकते हैं कि माइनिंग का जो वेस्ट है वो उसको लैंड पे डंप ना किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, है ना। जो आपका काफी सारे जो मिनरल प्रोसेसिंग माइनिंग होते हैं जैसे लाइमस्टोन वगैरह, तो उसमें एक काफी एश जनरेट होता है विच फॉर्म्स अ लेयर ऑन द लैंड that prevents aeration of water, है ना, aeration of air। तो उसकी वजह से लैंड की क्वालिटी खराब होती है। ओवर ग्रेजिंग से लैंड को टाइम नहीं मिलता टू रिप्लेनिश इटसेल्फ, है ना। माइनिंग रेगुलेट करनी चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए, राइट। ओवर ग्रेजिंग हो गया। पंजाब हरियाणा में काफी इरिगेशन होता है तो वाटर सलाइन हो जाता है, लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, बस पढ़ लो, हो जाएगा आपका। तो एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय पुटिंग थॉर्नी बुशेस, माइनिंग को रेगुलेट करना, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। अब देखो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है ना। इसके जो प्रॉपर्टीज है इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एल्यूवियल सॉइल जो है बिग रिवर से बना है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। ये क्लेई सॉइल है, ये जो है इसमें सिल्ट, क्ले और सैंड है ना, पत्थर वत्थर है और काफी न्यूट्रिएंट रिच होती है। काफी यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है जहाँ एल्यूवियल सॉइल होती है, काफी फर्टाइल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एज इसको हम डिवाइड करते हैं, खादर
खादर एंड भंगर। खादर होता है न्यू एल्यूवियल सॉइल, भंगर होता है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। फिर आप आते हो ब्लैक सॉइल पे जो डेक्कन एरिया में काफी पाई जाती है, वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसको रेगुड सॉइल भी बोला जाता है बिकॉज इट वॉज वंस अपॉन अ टाइम मेड ऑफ लावा फ्लोज। इट इज वेरी क्लेई, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफी हाई होती है इसमें। जब बारिश होती है तो ये वो हो जाता है, चिपका हो जाता है, इसलिए पहली बारिश के बाद ही गेहूं आप कॉटन ग्रो कर देते हो, है ना। और जब बहुत बारिश हो जाती है तो चिपचिपा हो जाता है, राइट। और बहुत गर्मी हो जाती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं विच लीड्स टू वेरी गुड एरेशन। तो काफी अच्छी सॉइल होती है ये। फिर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो इसको रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है। जब यही सॉइल बारिश में भीग जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, तो येलो हो जाती है। ये काफी ड्राई एरियाज में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस कंटेंट भी काफी कम है। ज्यादातर इसमें आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन आजकल इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पर भी आप कुछ कुछ ग्रो करने लग गए हो, राइट। लैटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड लैटर विच मींस ब्रिक, है ना। लैटराइट सॉइल उन एरियाज में होती है जहां बहुत धूप होती है, बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से अपर लेयर ऑफ द सॉइल ले ली जाती है, लीचिंग होती है। एल फॉर लैटराइट, एल फॉर लीचिंग, याद रखना, राइट। देन यू हैव एरिड सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, है ना। दिस इज वेरी ड्राई सॉइल, राजस्थान एरिया में, डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। मॉइस्चर नहीं होता, ह्यूमस कंटेंट नहीं होता। सॉइल में नीचे काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर तक सॉइल में नहीं जा पाता, ठीक है। फिर आता है माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल जो आपको यूजुअली नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर और माउंटेन एरियाज में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू नो इज ऑलरेडी देयर ऑन दीज नोट्स, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड इट, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन पे, है ना। तो सॉइल इरोजन हो रहा है डिफॉरेस्टेशन विद सेम पॉइंट्स, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इरिगेशन वगैरह। तो हमारे यहाँ जो बहुत अलग अलग टाइप के सॉइल इरोजन है, विंड इरोजन, शीट इरोजन, गली इरोजन। गली इरोजन होता है जब बार बार रिवर एक ही जगह से निकलती है तो एक तरीके से चैनल बना देती है ना। तो रनी इरोजन, चंबल बेसिन में काफी बुरा लैंड है जिसको रेवाइंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपके स्टेप्स हो गए टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर प्लाउइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर रिटन हियर जो आप याद कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द चैप्टर अबाउट, है ना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और आखिरी में अगर आप जाओगे तो यू आर ऑल्सो गिवन MCQs. What is the difference between renewable and non-renewable resources? Renewable resources are limited in quality, नहीं renew तो होते रहते हैं। Non-renewable resources replenish नहीं। Renewable resources can be replaced in short period, non-renewable हाँ, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप अपने MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हो नोट्स को डाउनलोड करके, है ना गाइस। ये बहुत बढ़िया नोट्स है ना। आई वोंट से कि दिस इज अ रिप्लेसमेंट टू NCERT रीडिंग, ऑफ कोर्स नॉट। बट जब एग्जाम इतने पास है और आपको लग रहा है कि बस किसी तरीके से चैप्टर हो जाए, रिविजन हो जाए, नोट्स मिल जाए, तो ये बढ़िया नोट्स है और फ्री के है, तो डाउनलोड करके इनका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। वेदांतु में हम इसी तरीके से आपकी मदद करने वाले हैं, इसलिए चैनल को ऑलराइट, लाइट चली गई थी, हाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को थम्स अप दे देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ गुड डे।